दोस्तों, एक डॉक्टर साहब होते हैं जो शाम को अंधेरे के टाइम में खूब सारा नमक लेके आते हैं। जब वो नमक लेके आ रहे होते हैं, रास्ते में एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा होता है। वो उस कुत्ते को भी साथ में ले आते हैं। और उनके जो हॉस्पिटल क्लिनिक के बगल में एक गली थी, उस गली के अंदर अगले दिन सुबह उस कुत्ते को बाइज्जत दफनाया जाता है। उसके ऊपर नमक डाला जाता है। आसपास के लोग देखते हैं कि डॉक्टर साहब ने इस कुत्ते को कितनी इज्जत से दफनाया है, ऊपर से नमक भी डाला है कि ये जल्दी गल जाए। सब लोग बड़ा तारीफ करते हैं उनकी। सब लोग बड़ा खुश होते हैं कि कितने नेक दिल इंसान है डॉक्टर साहब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी क्राइम अलर्ट में। दोस्तों, उम्मीद है सब लोग बड़े ही प्यार मोहब्बत से और अपने अपने घरों में सतर्क रह रहे हैं। दोस्तों, बात है 20 फरवरी 2025 की। मध्य प्रदेश एमपी में जिला है सतना। और सतना में धवारी नाम की कोई जगह है, वहां पे फैमिली दंत चिकित्सालय है। और उसके जो डॉक्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी, जिनकी उम्र है 32 ईयर, यानी कि 32 साल। शाम के समय डॉक्टर साहब अपने काम के लगे हुए थे। पेशेंट आए हुए थे क्लिनिक पे, देख रहे थे। दो कांस्टेबल आते हैं कि डॉक्टर साहब, आपको हमारे बड़े साहब ने याद किया है। वो कहते हैं अभी मेरे 2-4 पेशेंट हैं, मैं इनको देख लेता हूँ, इसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में चलता हूँ। ठीक है, वो वहीं वेट करते हैं पुलिस के कांस्टेबल। और डॉक्टर साहब उनको 2-4 पेशेंट को देख लेते हैं और फिर उनके साथ में हॉस्पिटल में चले जाते हैं। जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि करीब 5 लोग बैठे हैं। उनमें से फर्स्ट का नंबर आया, अंदर लेके गए, उसकी पिटाई की गई। फिर सेकंड वाले का नंबर आया, थर्ड वाले का। और वो चिल्ला कुछ ज्यादा रहे थे। डॉक्टर साहब को समझ में नहीं आया कि यार ये हो क्या रहा है। जब 5वें का नंबर आने वाला था, तब डॉक्टर साहब को ये बोला कि डॉक्टर साहब, अगला नंबर आपका है। डॉक्टर साहब डर गए, सोचा बहुत पिटाई कर रहा है ये, तो मेरे को भी पिटेंगे। तो डॉक्टर साहब उनको बोलते हैं कि आप जो चाहते हैं मैं वो काम कर दूंगा, लेकिन प्लीज मेरी पिटाई मत करना। तो जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने कहा कि वो लड़की कहाँ है जो 58 दिन से लापता है। डॉक्टर साहब कहते हैं मुझे ऐसी किसी लड़की के बारे में पता नहीं, मैं आपको क्या बताऊं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है, धवारी मल्हान टोला एक मोहल्ला है, उसके अंदर एक गरीब परिवार रहता है। मजदूरी करता हुआ आदमी। जो मुखिया है उसका नाम है राम नरेश। उनकी बीवी का नाम है रुक्मणी। 4 बेटियां हैं, एक बेटा है। 4 बेटियां हैं, उनमें फर्स्ट नंबर की बेटी का नाम रानू है, दूसरी का आरती है, तीसरी का भानु है, चौथी का लक्ष्मी, और जो बेटा है उसका नाम है सागर। रानू और आरती यानी बड़ी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। वो दोनों शादीशुदा है और अपने ससुराल में रहते हैं। थर्ड नंबर की बेटी भानु एलएलबी फर्स्ट ईयर में है। वो वकील बनना चाहती है, वकालत करना चाहती है। बेटी सयानी हो गई तो उसने एक दिन अपने माँ बाप से कहा कि पिताजी, आप मेहनत मजदूरी इतनी करते हैं, पैसे की बड़ी तंगी है घर में, क्यों ना मैं कोई नौकरी देख लूं छोटी मोटी, साथ में पढ़ाई भी कर लूं। पिता बड़े खुश हुए, बेटी समझदार हो गई। वाकई में अच्छी बात भी है कि वो सहयोग करना चाहती है। पिता कहते हैं बेटी, काम कोई भी करना, लेकिन ऐसा काम मत करना कि कोई हमारे ऊपर उंगली उठाए, समाज में हम कहीं जाने आने के लायक ना रहे। ऐसा काम मत करना, बाकी तुम चाहती हो तो कर लो। मैं नहीं कहता हूं, मैं फोर्सली नहीं कहता हूं, लेकिन तुम्हारा मन है तो तुम कर सकती हो। कुछ दिनों के बाद में उन्हीं के मोहल्ले के अंदर ये फैमिली दंत चिकित्सालय होता है, वहां पे एक असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। लड़की को पता चलता है। ये 2018 की बात है। लड़की वहां क्लिनिक में जाती है, डॉक्टर जो होते हैं आशुतोष त्रिपाठी, उनसे मिलती है। उनको कहती है सर, आपके यहाँ नौकरी का विज्ञापन मैंने देखा है, मुझे नौकरी की जरूरत है। डॉक्टर साहब उससे नॉर्मली जो इंटरव्यू होता है वो लेते हैं और वो सेलेक्ट हो जाती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमारा टाइम 10 से 5 बजे का है, बीच में 1.5-2 घंटे का लंच टाइम होता है, उसमें तुम अपने घर जा सकती हो, घर पे पढ़ सकती हो, रेस्ट कर सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। डॉक्टर साहब आशुतोष जी कहते हैं कि तुम यहां भी बुक ले आना, क्योंकि तुम एलएलबी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो। यहाँ पे पेशेंट हो तो पेशेंट को संभालना, पेशेंट नहीं हो तो तुम अपनी बुक पढ़ सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं। बहुत अच्छी बात है। उसने घर पे बताया पापा को।
राम नरेश जी की पापा ऐसे ऐसे मेरा सिलेक्शन हो गया वहां पे। वो भी बड़े खुश हुए कि बगल में ही तो वो क्लिनिक है, घर के पास में ही, बीच में 1.5-2 घंटे का लंच होता है, ऊपर से बेटी वहां क्लिनिक में भी पढ़ाई कर सकती है, इससे बढ़िया क्या हो। खुश है। अब लड़की वहां काम करने लग जाती है। जब काम करती है तो वो लड़की भानु और डॉक्टर आशुतोष के बीच में इश्क पनप जाता है, दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। डॉक्टर आशुतोष कहते हैं कि मैं शादी करूं तो मैं तेरे से ही करूंगा, इसके अलावा मैं किसी से करूंगा ही नहीं। भानु कहती है कि शादी तो मैं मेरे घर वालों की मर्जी से ही करूंगी, लेकिन डॉक्टर साहब तो उसी को ही दुल्हन बनाना चाहते थे। बात फरवरी 2020 की है। भानु का कहीं रिश्ता कर दिया उनके माँ बाप ने। अब ये बात जब डॉक्टर साहब को पता लगती है, डॉक्टर साहब बौखला जाते हैं कि जब मैंने तुम्हें ये कह रखा है भानु की शादी मैं करूंगा तुमसे, तो तुम किसी दूसरे के साथ में शादी क्यों कर रही हो? भाई अपने दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत है, मैं शादी करने को तैयार हूं, अपन दोनों शादी करेंगे। 20 मार्च 2020 आ जाता है, सॉरी 22 मार्च 2020 आता है। जनता कर्फ्यू लग जाता है और लॉकडाउन शुरू हो जाता है। क्लिनिक जुलाई 2020 तक बंद रहता है, जुलाई के बाद में खुलता है। इतने वो कमी मिल पाते। जब क्लिनिक वापस खुलता है तो डॉक्टर साहब उस भानु के यहां सूचना भिजवाते हैं कि क्लिनिक वापस खुल गया है, तुम काम पे वापस आ जाओ। तो जी वो भानु काम पे वापस चली जाती है। दोनों में आए दिन झगड़ा, रोज झगड़ा चलता है। झगड़ा करते करते नवंबर आ जाता है, नवंबर भी बीत जाता है। अब बात है दिसंबर 2020 की। 1 से 14 तारीख के बीच में रोज उनके झगड़े चल रहे हैं। वो तो कहे मैं घर वालों की मर्जी से शादी करूं, डॉक्टर साहब कहेंगे घर वालों की मर्जी से नहीं, शादी तो तुम मेरे से ही करो, दुल्हन तो तुम मेरी ही बनेगी। बात है 14 दिसंबर की, शाम के टाइम में वो झगड़ा होता है और वो वहां से क्लिनिक से बाहर निकलती है अपने घर जाने के लिए। डॉक्टर साहब को गुस्सा आ जाता है, वो उसका दुपट्टा पकड़ के खींचते हैं, भानु गिर जाती है, भानु के चोट लग जाती है। भानु खड़ी होती है, वापस बाहर जाने की कोशिश करती है। डॉक्टर साहब फिर पकड़ते हैं और उस दुपट्टे से गुस्से में उसका गला दबा देते हैं। डॉक्टर साहब को यह पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे। आखिर में वो भानु मर जाती है, दम तोड़ देती है। तब डॉक्टर साहब को होश आता है कि उन्होंने क्या गुनाह कर दिया। अब गुनाह तो हो चुका है, भानु वापिस जिंदा नहीं हो सकती। अब डॉक्टर साहब सोचते हैं कि इसकी बॉडी को कहां ठिकाने लगाऊं। वो उसको किसी बोरे में डाल ही रहे थे, इतने में क्लिनिक के बाहर कोई नॉक करता है कि डॉक्टर साहब मेरे दांत में बड़ा दर्द हो रहा। डॉक्टर साहब अंदर से आवाज लगाते हैं कि रुको 5 मिनट में आता हूं, मैं कुछ काम कर रहा हूं, वो निपटा के आता हूं। डॉक्टर साहब अपना काम कर रहे थे, भानु की बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे। उसको बोरी में बंद किया और कहीं रख दिया अंदर। उसके बाद में वो पेशेंट आता है, उसका इलाज किया जाता है, लास्ट में फ्री हो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है और बॉडी को वही क्लिनिक पे छोड़ देते हैं और नमक लेके आते हैं। जब वो नमक लेके वापस आ रहे थे तो रास्ते में वो मरा हुआ कुत्ता मिलता है, उसको भी उठा के ले आते हैं। अगले दिन सुबह, आपने फोटो में भी देखा होगा, क्लिनिक के बगल में एक गली है, वहां पे सीवरेज का पानी भरा होता है और उसको ठीक करवाने के चक्कर में गड्ढा खोदा जाता है। आसपास के लोग कहते हैं डॉक्टर साहब क्या हुआ, आप गड्ढा क्यों खुदवा रहे? बोले यार सीवरेज का पानी यहीं इकट्ठा होता है, इस वजह से ये गड्ढा। और उस गड्ढे में चुपके से उस बॉडी को दफना देते और उसके ऊपर लोगों के सामने साहूकारी से वो कुत्ता दफनाते हैं और नमक डाल देते हैं। लोग अरे यार कितने नेक दिल इंसान है, डॉक्टर साहब कुत्ते को इज्जत से दफनाया गया। उन लोगों को यह नहीं पता था कि इसके नीचे एक बॉडी और भी है।
क्योंकि उन्होंने उस आदमी को, उस बॉडी को दफन करते नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ उस कुत्ते को देखा। इसके बाद में वो लड़की जब घर नहीं पहुंचती है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर साहब के पास में जाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी बेटी नहीं मिल रही है। वो कहते हैं, बेटी तो यहां से टाइम से ही चली गई थी जी, मुझे कुछ नहीं पता, आप अपना ढूंढो। इसके बाद में पुलिस थाने में भी रिपोर्ट दर्ज होती है, लेकिन पुलिस वाले ज्यादा गौर ही नहीं करते हैं। क्योंकि मेरा यह मानना है, किसी लड़की की गुमशुदगी की जब रिपोर्ट लिखवाई जाए तो पुलिस वाले सबसे पहले ये कहते हैं कि भाग गई होगी किसी के साथ। ज्यादातर पुलिस वाले यही कहते हैं, सभी नहीं कहते। लेकिन वो गौर नहीं करते हैं, लड़की के घर वाले ढूंढते हैं और वो लड़की कहीं नहीं मिलती। उस भानु की छोटी सिस्टर लक्ष्मी के नंबर पे एक मैसेज आता है कि मुझे कहीं और अच्छी जॉब मिल गई है और मैं वहां हूं, आप लोग परेशान ना हो। चलो ठीक है जी, इंफॉर्मेशन मिल गई मैसेज के थ्रू, लेकिन कॉल वो नहीं कर रही है, सिर्फ मैसेज। जब कॉल नहीं कर रही तो घर वालों को फिर शक हुआ। घर वालों ने फिर एमपी के जो सीएम है, मध्य प्रदेश के सीएम, उस पोर्टल पे शिकायत दर्ज की, कंप्लेंट डाली कि हमारी बेटी 58 दिन से लापता है और पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। तो वहां से पुलिस वालों को ऑर्डर मिलता है कि इनकी बच्ची को ढूंढो। फिर ये मैसेज आता है तो ये पुलिस वालों को बता देते हैं कि इस तरह से मैसेज आया। जब उस नंबर की लोकेशन देखी जाती है तो वो लोकेशन उस क्लिनिक के आसपास ही होती है। पुलिस वालों को समझ में आ गया कि हो या ना हो, ये खेल ये डॉक्टर साहब ही खेल रहा है, क्योंकि लोकेशन वहीं की आ रही है। वो दूसरी जगह गई है तो लोकेशन यहां की क्यों आएगी। जब वो दूसरे शहर में है, दूसरी जगह है, वहां से मैसेज कर रही है तो लोकेशन वहां का आएगा। इस क्लिनिक का कैसे आ रहा है, इस फैमिली दंत चिकित्सालय का लोकेशन कैसे आ रहा है। डॉक्टर साहब को अरेस्ट कर लिया जाता है। डॉक्टर साहब को फिर, वो रिपोर्ट तो लिखी हुई थी, डॉक्टर साहब को अरेस्ट कर लेते हैं और कोर्ट, जज साहब उम्र कैद की सजा सुनाते हैं कि जब तक तुम जीवोगे तब तक जेल के अंदर रहोगे। डॉक्टर साहब वहां भी कहते हैं कि सर, इनके जो बड़े अधिकारी हैं वो मेरे यहां क्लिनिक पे कई बार दांत ठीक करवाने के लिए आते हैं। एक बार मैंने 6,000 रुपए मांगे। जब से मैंने 6,000 रुपए मांगे तब से ये मेरे से बड़े नाराज हैं। इन्होंने मेरे ऊपर जबरदस्ती ये इल्जाम लगाया। मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन गुनाह सामने आ चुका था और गुनहगार भी पकड़ा जा चुका था और जज साहब ने उसको उम्र कैद की सजा सुना दी। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं, लेकिन आप तक खबर जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि देश दुनिया में क्या होता है वो आपको भी पता लगे, ताकि ऐसी खबरें सुनने के बाद में आप लोग भी सतर्क रहें, अपने और अपनों का ख्याल रख सके, ताकि बाद में रोना ना पड़े, कोई दूसरा आप लोगों के साथ में गलत ना करे, आपके सदस्य फैमिली मेंबर के साथ में गलत ना करे, ये ना हो कि फिर रोना पड़े। इसलिए सतर्क रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।